तो आपने क्वेश्चन पूछा कि वेद किसने लिखा और कैसे लिखे गए, है ना। एक्चुअली ईश्वरीय ग्रंथ इसको बोलते हैं, ईश्वर के द्वारा लिखे गए ग्रंथ एक्चुअली में ये। अब दूसरा, रामायण और महाभारत किसने लिखी, तो अब उसमें इसको वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, तो सबको पता है ना। और वेद व्यास ने क्या लिखा है, महाभारत लिखा है। पता है कि नहीं पता है, कि नहीं पता है इसको, है ना। ऋषि होंगे, ऋषि थे जो ज्ञानी लोग होते। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ऐसे नहीं, एक्चुअली में देखो इन्होंने अपना कैसे लिखा कैसे नहीं लिखा, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्वेश्चन है ना। अब जैसे वेदों ने यही मान के चलते हैं कि एक ऋषि ने तो लिखा नहीं है, या कलेक्शन है ना, ये कई ऋषियों की तपस्याओं का कलेक्शन है, और धीरे धीरे श्रुति के रूप में इसका एक राइटर तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन इसका राइटर है, क्योंकि एक ने तो लिखा नहीं है, ये कंपाइल करके लिखा गया है ना, बाद में कंपाइल किया गया। कई लोगों ने, कई ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बोली हैं, है ना। तो बाद में जाकर के लोगों ने मेमोराइज कर लिया, पर लास्ट में जाकर के उसको कंपाइल कर दिया, समझ गए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ, आपको टीचर 50 पढ़ेंगे, दुनिया से सीख रहे हैं, लास्ट में कोई बात को लिख देंगे तो आपको याद थोड़ी ना रहे किस टीचर ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, घर वालों ने क्या बोला, चाचा ने क्या बोला, नहीं याद रहेगा ना। आपको तो इतना रहेगा कि हाँ मुझे ये आता है, आपने लिख दिया, वो क्या हो गया, आपकी मेमोरी से लिख रहे हो ना। किससे लिख रहे हैं, मेमोरी से लिख रहे हैं, तो मेमोरी वेस्ट है ना वो सारा का सारा। तो ये इस तरह का ग्रंथ ऋग्वेद भी लिखा गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारी बात कहां चल रही थी कि राज्य क्या था, राज्य, सोसाइटी एंड धर्म। हमें एक्चुअली में, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि लाखों साल पहले कैसा था, फिर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, है ना। यानी कि हम राज्य की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य एक्चुअली में कब से शुरू होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी राज्य बड़े लेवल का नहीं था, होगा तो नहीं, राज्य तो था, पॉलिटिकल चीजें थी, वहां पर कोई राजा होता होगा, है ना, वो समझ गए। ये तो दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि निचला और उचला जो है ना वहां पर देखने को मिलता है। हाँ, निचला और उचला शहर हमको देखने को मिलता है, तो इससे तो ये पता चलता है कि कोई पॉलिटिकल चीज वहां पर गतिविधि थी, साफ दिखता है। तो वेदों में तो नहीं दिखता है, ऐसा कोई बड़ा शहर भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन वहां पर यह दिखता है, ऋग्वेद से पता चलता है कि सभा समिति, क्या सभा समिति वाली जो ऐसी वहां पर कुछ पॉलिटिकली चीजें, संस्थाएं थी। तो इससे हम ये पता करते हैं कि वेदों के अंदर भी क्या था, जाति नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। वेदों के अंदर जाति प्रथा नहीं थी वहां पर। अभी तक जो, जब तक वेद चल रहा है ना, ऋग्वेद वाला टाइम पीरियड है, वहां पर जातिवाद नहीं है बिल्कुल भी, वहां वर्ण व्यवस्था चल रही है, ठीक है। और सभा समिति यानी पॉलिटिकल गतिविधि भी होती है, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि उस टाइम पर कोई बड़ा शहर पाया नहीं जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा कोई बड़ी सिटी नहीं देखने को नहीं मिलती है। कौन से टाइम पीरियड में, 1500 से 1000 टाइम पीरियड वाले में नहीं दिखाई देता, ऐसा बड़ा कोई शहर नहीं देखने को मिलता है ना। अब लोहे का आविष्कार कब होता है, कल मैंने भी पढ़ाया था, याद है कब, हाँ नहीं, महाजनपद से पहले का टाइम 800 BCE, यानी कि 1000 तक क्या चलता है, 1500 से 1000 तक वेद लिखे गए, और उसके बाद में जाकर के ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वो सारे अंदर के ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्य ग्रंथ है, उपनिषद है, और सारे जो 500-600 साल तक 1000 से 600 BC के टाइम पीरियड में ये वाले और ग्रंथ लिखे गए, जिसमें उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है ना। और इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, 800 BC के आसपास में, 700 BC के आसपास में लोहे की खोज हुई। क्या हुई थी, लोहे की खोज से क्या फायदा हुआ दुनिया को, लोहे की क्रांति वैसी ही है जैसे कंप्यूटर की क्रांति, मोबाइल की क्रांति, समझ रहे, जैसे विज्ञान का आना उसी के समान है वो। क्योंकि जैसे ही लोहा आया
तो लोहे के तो बहुत सारी चीज़ें बनने लगे, हल बनने लगे, तो प्रोडक्शन लेवल आपका बढ़ गया, जंगल साफ करना बहुत आसान हो गया, है ना। तो जंगल, क्योंकि जंगल जल्दी जल्दी साफ करने लगे लोग, तलवार बना लिया, युद्ध लड़ने के लिए भी साधन हो गया, क्योंकि हम तलवार, वो लोहे की तलवार ज़्यादा अच्छी होती है कि नहीं होती है कि नहीं। तो इससे क्या हो गया, जंगलों को साफ करना भी थोड़ा सा आसान हो गया। तो अब हमारा प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, तो ज़मीनें होंगी, उससे धीरे धीरे करके वही उनका डेवलपमेंट, सरप्लस वैल्यू, उस सरप्लस वैल्यू की प्रोडक्शन के रूप में, आउटपुट के रूप में क्या बना, स्टेट का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। किसका? स्टेट। स्टेट मतलब जनपद और महाजनपद। जनपद का वर्ड कहाँ देखने को मिलता है? वेदों के अंदर। वेदों के अंदर एक जनपद शब्द पाया जाता है, जो इससे सभा, समिति और जनपद है ना, यानी कि जो 3-4 वर्ड है वहां पर, इससे पॉलिटिकल चीजों के बारे में जानकारी हमको मिलती है ना। लेकिन महाजनपद कहाँ मिलता है? 1600 बीसी के आसपास, नहीं 600 बीसी के आसपास में। कितना? 600 BCE। 600 BCE, ई बोलेंगे उसको, है ना, कॉमन एरा, ठीक है। तो 600 BCE के आसपास में 16 महाजनपद का जानकारी हमको मिलती है, ये कई ग्रंथों में देखने को मिलता है। और उसके बाद में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसा एक बड़ा सम्राट पैदा होता है ना। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था? लगभग नॉर्थ इंडिया में बहुत था, है ना। नॉर्थ में पाकिस्तान वाला एरिया, नॉर्थ इंडिया, उधर नेपाल तक, बर्मा तक, म्यांमार, ये सारा एरिया हमारे लगभग श्रीलंका नहीं था, है ना। ये वाले एरिया काफी लंबा चौड़ा वाला एरिया जो था वो किसके कब्जे में था? चंद्रगुप्त मौर्य। और सम्राट अशोक ने तो और उसको और ज्यादा लंबा कर लिया था, उसने तो पूरा अफगानिस्तान तक ले गया, उधर जो है, हाँ लंबा दूरी तक चला गया। ये तो म्यांमार भी उसके अंदर था, बर्मा था, है ना। तो सारे बहुत सारे एरिया को अपने कब्जे में कर लिया, यानी कि इसका एम्पायर कहां तक था, इसका राज्य कहां तक था? लंबी दूरी तक फैला हुआ था। तो राज्य की स्थापना अगर बड़े राज्य के रूप में देखा जाए तो सम्राट अशोक का टाइम पीरियड में सबसे बड़ा साम्राज्य देखने को मिला। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर? स्टेट। क्या पढ़ रहे हैं? देखो मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं आप? स्टेट, सोसाइटी एंड धर्म। तो 1 लाख साल पहले स्टेट नहीं था। जब हम एग्रीकल्चर करते थे तब भी स्टेट नहीं था, यानी कि न्यूलिथिक पीरियड में भी स्टेट नहीं था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में थोड़ा बहुत स्टेट का आउटपुट हमको देखने को मिलता है। स्टेट का मिलता है या फिर थोड़ा छोटे एरिया का मिलता है, अभी पता नहीं चलता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल पूरा एक जगह सेंट्रलाइज से कंट्रोल होता था, लेकिन कुछ ना कुछ आउटपुट दिखता है। ऐसा क्या लगता है? क्योंकि पॉलिटिकल चीजें, कोई बड़ी लेवल की पॉलिटिकल चीजें यहां पर थी। कहां पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन वो अचानक से कोलैप्स हो गया। लेकिन वेदों के अंदर तो दिखता नहीं है। किसमें नहीं दिखता? 1500 से 1000 के टाइम पीरियड में ग्रामीण व्यवस्था दिखाई देती है, यानी कि हमारा स्टेट कमजोर हो जाता है। यही कहेंगे ना, स्टेट कमजोरी हो गया ना, पहले की तुलना में कमजोरी हो गया हमारा। और स्टेट का डेवलपमेंट जो है आयरन की खोज की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? आयरन की खोज की वजह से। क्योंकि आयरन नहीं होता तो शायद 16 महाजनपद भी नहीं बन पाते हमारे। क्या बन पाते? क्या लगता है? ठीक है, क्या आपको लगता है कि आयरन अगर हम नहीं खोज पाते तो 16 महाजनपद जैसे बड़े बड़े साम्राज्य बन पाते? सम्राट अशोक जैसा कोई साम्राज्य पैदा हो सकता था? नहीं बन पाता, बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर के लिए जमीन की जरूरत थी। और जमीन को साफ करना, एक आयरन की आना एक बहुत बड़ा हमारे लिए सफलता हो गई। ठीक है, आसान हो गया उसके लिए। ठीक है, और हम क्या जान रहे हैं यहां पर? स्टेट, सोसाइटी। अब सोसाइटी तो हमने देख लिया, प्राचीन काल में सोसाइटी कैसी थी हमारी? हड़प्पा कालीन समाज कैसा था? अब देखो, नहीं सॉरी, पूरा पाषाण काल का समाज कैसा था? कुछ समाज था या नहीं था? कैसा समाज था पूरा पाषाण काल में? आदि मानव थे। आदि मानव से धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं ना। और एक अच्छा समाज कहां देखने को मिला हमको? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रॉपर आदमी रहता है,
परिवार है। परिवार तो पहले भी थे, ऐसा नहीं है, न्यूलिथिक पीरियड में भी लोग खेती किसानी करते थे, तो वहाँ पर परिवार का तो एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी आ गया था, है ना, कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी देखने को मिलता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट, सोसाइटी एंड धर्म। और धर्मों की चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में धर्म का सबसे ज़्यादा गुण कहाँ देखने को मिलता है, वैदिक पीरियड में। देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यानी कि धर्म का विकास हमारा धीरे धीरे हो रहा है। पहले हम सिर्फ शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग का जिस टाइप का कुछ देखने को मिलता है, देवी है ना, काफी मतलब पहले के समय में ना सिंधु घाटी सभ्यता में वो ज्यादातर देवता, शिव की, हाँ, पशुपति महाराज की पूजा करते थे। उसका यही सिंबल देखने को मिलता है ना, पशुपति महाराज का ही हम पूजा करते थे। अब धीरे उस टाइम हवन यज्ञ करते थे या नहीं करते थे, इसका कोई गारंटी हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमारा डेवलपमेंट क्या हो रहा है, धार्मिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेदों में हम हवन यज्ञ करने लगे, प्रॉपर चलता था उस टाइम, क्योंकि ये वेदों के ऋग्वेद में साफ साफ मेंशन है कि उनकी मेथड कैसी थी हवन यज्ञ करने के लिए। फिर बाद में और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तो कर्मकांड की संख्या और बढ़ गई। वेदों में थोड़ा कर्मकांड कम था, समझ गए, उसमें हवन यज्ञ की व्यवस्था थी, कर्मकांड को थोड़ा उसमें ज्यादा नहीं था। अब लेकिन जैसे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, अरण्यक लिखे गए, बहुत सारे और कई ग्रंथ लिखे गए, उनकी वजह से क्या होगा, कर्मकांड की संख्या बढ़ गई, पूजा पद्धतियों के जो है नए प्रकार के चीजें और भी आ गई, तो उससे जटिल होता चला गया ना धर्म हमारा, क्या हो गया, जटिल होता चला गया। तो हम धर्म का डेवलपमेंट पढ़ रहे और उधर राज्य का डेवलपमेंट पढ़ रहे, समझ रहे, और समाज का डेवलपमेंट पढ़ रहे। तो सारी चीजें साथ साथ में डेवलप हो रही है, नहीं हो रही है। हमारा 1000 BC से लेकर के 600 BC तक कितना डेवलपमेंट हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और उपनिषद लिखे गए, उसके कई प्रकार की सैकड़ों के, पहले तो एक ही ऋग्वेद था ना, उसमें 3 वेद और लिख दिए गए बीच में, इसी 500 साल की 400 साल के बीच में। तो बहुत सारे हमारे ग्रंथ हमारे पास बहुत सारे आ गए, है ना। उधर मेटल की खोज हो गई, क्या बोलते हैं, लोहे की खोज हो गई। तो यानी कि कई प्रकार से हम डेवलप कर रहे हैं समय के साथ, समझ रहे, समय के साथ कई प्रकार का डेवलपमेंट हमारा हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं, स्टेट, सोसाइटी एंड धर्म। अब क्या होता है कि जैसे स्टेट के बारे में अगर हम देखें, एक सेकंड, in ancient India, the state was not just a political entity but an embodiment of authority responsible for maintaining law, order, justice. The ruler, often a king or emperor, was regarded as the custodian of the state's welfare and prosperity. The legitimacy of the state's authority rested on the concept of dharma. As a just ruler was believed to be upholding the cosmetic order and the well-being of the people. जो लाइन मैंने बोल रहा हूं समझ में आया होगा, आया किसी को, नहीं आया होगा, आया किसी को, किसको समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं कि स्टेट वाज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल एंटिटी, मतलब राज्य से पॉलिटिकल एंटिटी नहीं था, एक पॉलिटिकल चीज ही नहीं था, वो पॉलिटिकल होने के साथ साथ में वो धार्मिक चीजों को भी कैरी करता था। क्या करता था, पहले के अब वेदों के टाइम की बातें करें तो उस टाइम सभा समिति होती थी, तो सभा समिति क्या करती थी, वो धार्मिक निर्णय भी लेती थी। क्या करती थी, धार्मिक निर्णय भी लेती थी। हवन यज्ञ करना तो तुरंत अपना कॉल करा, सभा बुला लिया, तो सभा के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता था जो वेदों में लिखा हुआ है। किसमें, सभी लोग आते थे उसमें, जो उसके मेंबर होते थे सभी लोग, जैसे गांव का नहीं होता प्रधान होता है, हाँ, तो ऐसे उसमें सिस्टम था पूरा का पूरा, पढ़ेंगे पूरा अंदर रहता है उसका। तो उसमें भी समिति होती है, समिति का पूरा हेड होता था जो भी है एरिया का, तो उसके द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती थी, समझ गए। तो मीटिंग के द्वारा सभी लोग इकट्ठे होते थे, उसके बाद एक फाइनल निर्णय लिया जाता था। उस टाइम पर राजा भी होता था, तो राजा
उस मीटिंग को अटेंड करने भी आता था। समझ गए? तो राज्य जो मैं एक वो ओवरव्यू बता रहा हूं अभी आपको कि एक्चुअली सोसाइटी और राज्य और धर्म बनना कैसे शुरू हुए, मैं उसकी कहानी बता रहा हूं। अंदर जाएंगे तो वो डिटेल हो जाएगा पूरा ना, वो बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे उसको। अब क्या होता है, राजा का काम कितना था बताइए? राजा का काम सिर्फ पॉलिटिकल चीजें और मेंटेनेंस ही नहीं था, धर्म के अकॉर्डिंगली ही राज्य काम करता था ज्यादातर। समझ गए? जैसे सम्राट अशोक का राज्य किसके हिसाब से चलता था? बुद्ध के हिसाब से, बुद्ध के विचारों के द्वारा ही। कई जगह कई राजा तो धर्म को संरक्षण भी देते थे, लेकिन वेदों के टाइम पर धर्म को संरक्षण किससे मिलता था? राज्य के द्वारा मिलता था। उस टाइम पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी, है ना, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या करती थी? वेद के जो ज्ञान है या उसके जो नियम कानून है उसका इस्तेमाल करके क्या करते थे वो लोग? समाज को मेंटेन करने का काम करते थे। ठीक है? अब जिस तरह कॉस्मिक ऑर्डर होता है ना, जैसे ब्रह्मांड को कोई दुनिया मेंटेन कर रही है, कोई ईश्वर मेंटेन कर रहा है, तो राज्य का काम भी वैसा ही है। राजा का काम क्या होता है? प्रजा को मेंटेन करना, धर्म की गतिविधियों को मेंटेन करना। क्या धर्म की गतिविधियां होती है नहीं होती? धर्म जो हमारे धर्म गुरु होते हैं वो कुछ ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को राजा इंप्लीमेंट कराना उसका काम भी होता है। जैसे बुद्ध ने कोई ज्ञान दिया, बुद्ध ने ज्ञान दिया, तो बुद्ध ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने के लिए किसने काम किया? सम्राट अशोक ने जन जन तक पहुंचाया। हजारों लाखों स्तूप बनवाए उन्होंने। क्या बनवाए? शिलालेख कर बनाए थे ना। क्यों बनाए थे शिलालेख? ताकि वो नॉलेज आने वाली पीढ़ियों में जाए, आम जनता को जाए। और उस बुद्ध के विचारों के द्वारा क्या किया? वो एक कानून भी बना दिया। क्या बना दिया? कानून भी बना दिया। ताकि कानून भी किससे प्रभावित होकर बनाया? बुद्ध के विचारों से। समझ गए ना? क्योंकि जो राजा जिन धर्म के विचारों से प्रभावित होता है, तो वो राज्य की जो ताकत होती है, राज्य के अंदर जो ताकत होती है ना, राजा की ताकत होती है, उस ताकत का इस्तेमाल वो धर्म को फैलाने में भी करता है। क्या करता है? धर्म को प्रचारित करने में भी करता है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि कई जगह हिंदू धर्म का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वेदों वाला जो माइंड सेट वाला है, ब्राह्मण ग्रंथ है, तो कई राजाओं ने ब्राह्मण ग्रंथ को प्रमोट किया है, कई लोगों ने बुद्ध को प्रमोट किया है, किसी ने जैन को प्रमोट किया है। समझ गया? संरक्षण बोलते हैं जिसको, धर्म को राज्य का संरक्षण कहेंगे उसको। ठीक है। अब दूसरा, सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डाइवर्सिटी विद पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट। यदि हम बोलेंगे समाज के बारे में, तो समाज हमारा कैसा था पहले का? पुराना समाज। बताइए, चलो आप लोगों से बात करेंगे, पहले का समाज कैसा था? पूरा हम देखे जाए, क्या लगता है आपको कैसा था? प्राचीन काल का समाज कैसा था हमारा? सबसे पहले तो उनमें कोई लालच नहीं था और समानता असमानता ज़्यादातर नहीं था, समानता ज़्यादा, क्योंकि पहले तो इतना डेवलप सीमा, जवाब दीजिए, बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? क्यों? पहले का समाज कैसा था? पहले के समाज में सर मतलब पहले के समाज में सबको समानता दी जाती थी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर इंसान को समानता दी जाती थी। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे जैसे समाज बढ़ता गया, तो जो स्त्री की जो वो है ना, मतलब वैल्यू जो होती है वो कम होती है। हाँ, गुड। देखो कितना अच्छा बोला। स्त्रियों की भी वैल्यू वेदों में भी ठीक थी। ऋग्वेद के पीरियड को देखते हैं तो उसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। क्या थी? वेदों में, वेदों तक महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ और लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, उसके बाद में क्या होता है? धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति डिक्लाइन होना शुरू होती है बाद में। और वैसा समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ समाज था, जातियों में बटा हुआ नहीं था। कहां तक नहीं था? प्राचीन में। प्राचीन इन द सेंस, प्राचीन तो बहुत लंबा है हमारा। प्राचीन कहां से कहां तक शुरू होता है? पूरा लाखों करोड़ों साल से लेकर के एंशिएंट, मतलब कहां तक चलता है ये?
7वीं शताब्दी तक चलता है। कहां तक चलता है? शताब्दी। तो कितना लंबा पीरियड है, समझ गए? तो इस टाइम पीरियड की पूरी घटना को देख रहे हैं। लेकिन अभी हम इसके पीछे अभी तक हम चल रहे हैं सम्राट अशोक का टाइम पीरियड तक की बात कर रहे हैं, है ना। एक होता है टाइम पीरियड को भी ध्यान रखना है ना। अब हम वेदों की बात करें तो वेदों का समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था से चलता था। वर्ण व्यवस्था में पहले स्ट्रिक्ट नहीं था। क्या नहीं था? स्ट्रिक्ट होता है ना, जैसे कि कोई भी आदमी जो जैसा काम करना चाह कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये स्ट्रिक्ट होता चला गया कि आप ना क्षत्रिय बन सकते ना ब्राह्मण बन सकते, जो जिसमें है वो वहीं रह जाएगा। वो एक फिक्स हो गया। क्या हो जाएगा? फिक्स हो गया कि आप बनिया हैं तो बनिया ही रहेंगे। वो अगली बार अगला जन्म लेकर के ब्राह्मण भले बन जाओ, लेकिन आप जिंदा होकर के ब्राह्मण बनना चाहो तो नहीं बन पाओगे। क्या ये ऐसा नियम कब बनाया गया? बाद में बनाया गया। शुरुआत में तो ऐसा था कि जो जैसे काम करेगा उसको वैसा ही रहता था, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो ऐसा समाज है। अब उस समाज से जब 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 वर्ण व्यवस्था स्ट्रिक्ट हो गई कि दूसरा ग्रुप में हम नहीं जा पा रहे हैं, तो उससे लोग परेशान होने लगे। क्षत्रिय भी नाराज हो गए। किससे? ब्राह्मणों में विद्रोह भी हुआ। इनके बीच में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। कई लोग नाराज हो गए। इसमें महावीर कौन थे? क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय धर्म में, मतलब क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे। और बुद्ध भी क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे या नहीं थे? तो भाई उनको क्या जरूरत पड़ गई? वर्ण व्यवस्था को छोड़ करके उन्होंने, कई लोगों ने ऐसा देखने को मिलता है कि इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई आप ब्राह्मण बनकर के ऊपर हमारे सर पर बैठे हुए हो, आपको ज़्यादा सम्मान मिलता है ना, आप टैक्स फ्री रहते हैं, कई चीज़ें, मतलब फ़ायदा होता है ना, जो ऊपर वाला होता है उसको सम्मान मिलेगा, कई तरह का फ़ायदा भी होता है। तो लोगों ने, क्षत्रियों ने आंदोलन कर दिया या फिर उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनकी जो पुरानी वेदों की किताबें उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, ब्राह्मण ग्रंथों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो उसी के रिजल्ट के रूप में क्या निकला? बुद्ध धर्म बन गया और जैन धर्म बना। समझ गए? किसी की वजह वर्ण व्यवस्था के कारण, क्योंकि उसमें लोगों को वो चीजें नहीं मिल पा रही थी और कई लोग उनकी फिलॉसफी से परेशान हो गए। तो क्या बन गया? बौद्ध धर्म और जैन धर्म बन गया। उस धर्म बनने के बाद में क्या हुआ? समाज बदला। बदला या नहीं बदला? कैसा समाज बदला बताइए। जैसे जो धर्म बने थे बुद्ध और जैन धर्म, उसमें ज्यादा नियम कानून नहीं थे। हाँ, वो सबको ज्यादा आसान लग रहा था। जो हमारा हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारी वो थी, हवन, यज्ञ, बलि देना, ये जटिल कर्मकांड। तो ये बहुत जटिल लगने लगा और लोग ज्यादातर आसान साइड जाने लगे। हाँ, आसान तरीका किसने बता दिया? बुद्ध ने बता दिया, महावीर ने बता दिया। तो हर आदमी, कोई भी टीचर है, मान लो कुछ अच्छे से सिंपल तरीके से पढ़ाएगा तो स्टूडेंट कहाँ भाग जाएगा? जो सिंपल तरीके से टीचर पढ़ाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? एक आसान भी होगा, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे तो आदमी उधर ही भाग जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? तो उनका जो रास्ता, इंसान को क्या चाहिए? सबको चाहिए खुशी, संपन्नता, मोक्ष। समझ रहे? आत्म को, मतलब संपन्नता चाहिए ना इंसान को। हम धर्म की पूजा क्यों करते हैं? हम धर्म से जीवन क्यों जीते हैं? सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। सभी लोग, दुनिया के लोग धर्म क्यों फॉलो करते हैं? क्या धर्म एक्चुअली में है? क्या है? पहले तो बताइए, क्या है धर्म? ये धर्म लोगों ने क्यों बनाया? इंसान ने बनाया, भगवान ने बनाया? इंसान ने बनाया। नहीं बताइए, आपने देखो यहाँ पर आपका जवाब देते रहना है। आपको गलत सही से कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है ये धर्म बनाया किसने? इंसानों ने बनाया। इंसान ने क्यों बनाया भाई? जरूरत क्या थी इसकी? क्यों बनाया? बोलिए। देखो, मेरे से क्वेश्चन करता हूं, आप इसका जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही आप जवाब देंगे तो हमारी क्या डिबेट शुरू होती है, क्योंकि माइंड में कम्युनिकेशन होता है ना। तो क्यों बनाया धर्म लोगों ने? एक ने हिंदू बना दिया, एक ने जो है मुसलमान बना दिया, है ना, और सिख बन गया, बौद्ध बन गया। क्या है ये? ये समाज को डिसिप्लिन करने का तरीका है। क्या है? डिसिप्लिन, कंट्रोल करने का माध्यम है। अगर कई लोगों की अलग अलग व्याख्याएं हैं धर्म को लेकर के, कई लोग तो धर्म को कहते हैं कि शोषणकारी व्यवस्था है, कई लोग कहते हैं कि ये जो बहुत कंट्रोलिंग सिस्टम है। क्या है?
समाज धर्म के बिना क्या नहीं हो सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वरना अफरा तफरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अफरा तफरी हो जाएगी, आदमी का माइंड बैलेंस में नहीं रहेगा। तो धर्म क्या करता है, समाज को क्या करता है, करोड़ों जनता को क्या करता है, बैलेंस करता है, और जो जो चाहता है उसको अचीव करने में हेल्प भी करता है। ऐसा समझ गए? और एक नैतिक गुण सभी धर्म सिखाते हैं। नॉर्मली जिस धर्म का मतलब क्या होता है, कई जगह कर्मकांड भी है, अंधविश्वास भी है, लेकिन अल्टीमेट चीज क्या है, नैतिक चीजें तो सभी सिखाएंगे। सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे? क्योंकि नैतिकता होगी तभी समाज एक ऑर्डर में मेंटेन रह सकता है। अगर जहां नैतिकता नहीं है वहां तो अफरा तफरी हो जाएगी। ठीक है? तो जो धर्म बनाए गए हैं नॉर्मल, चाहे इंसान ने बनाए, भगवान ने बनाए, कुछ लोगों के अलग अलग मानता है, कोई लोग भगवान ने धर्म बनाया, हमने तो बनाया थोड़ी ना। जैसे आपने बोल दिया कि इंसान ने बनाया, कई लोग ये मानते हैं कि इंसान ने नहीं बनाया तो भगवान ने बनाया। इंसान नहीं बनाया है। क्या? जो जहाँ पे रहता था वो जैसे पंजाब में रहता तो पंजाबी बोलते थे, हाँ हाँ हाँ, जो पाकिस्तान जाते हैं मुसलमान बोलते थे, ऐसे धर्म बढ़ते गए, मुझे लगता है। हाँ ऐसा लगता है। मतलब देखो सबके इसमें क्या है, सभी अगर किसी से पूछा जाए, किसी से डेफिनेशन पूछा जाए, तो 100 लोगों को बोलेंगे ना कि भाई धर्म क्यों बनाया गया, तो 100 आदमी 100 तरीके से बात करेगा। कहेगा नहीं करेगा? सबका आंसर एक होंगे? सबके आंसर एक जैसे होंगे? नहीं होंगे ना। क्यों नहीं होंगे बताइए? सबके आंसर एक सा होना चाहिए ना। क्यों नहीं होते? सबके आंसर, अगर किसी से पूछा जाए कि धर्म क्यों बनाए गए, अपने अपने विचार है ना, एक जैसे तो कैसे हो सकते हैं आंसर कभी एक से नहीं हो सकते। देखो उर्मिला अच्छा बोल रही है, बहुत बढ़िया। एक सा आंसर सबका नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग होगी। कोई कहेगा, कार्ल मार्क्स को आप नाम सुना है? कार्ल मार्क्स, वो कहता है शोषण करने वाला षड्यंत्र है, तो क्या है, इसको ऐसे बोलता है। कई लोग कहते हैं कि समाज को कंट्रोल करने वाली व्यवस्था है। क्या है? कंट्रोल करने वाली व्यवस्था है। ठीक है? नैतिक चीजों को जनता में डालता है, जिसके द्वारा नैतिकता डेवलप होती है लोगों के अंदर। तो अलग अलग तरीके हैं। और कई बार ये बात सच भी है, देखने को भी मिलता है कि धर्म की वजह से कुछ लोगों को फायदा भी होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? कुछ वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, कुछ लोगों को शोषण भी होता है। मानते हो इस बात को? नहीं। कुछ लोगों का शोषण होता है, कुछ लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है। कैसे बताइए, कैसे मिलता है? जवाब दीजिए। नहीं, धर्म के द्वारा कुछ लोगों का शोषण हो जाता है और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता रहता है। कैसे फायदा होता है कुछ लोगों को? बताइए, जवाब दीजिए, बोलिए। अच्छा बोल रहे हो, बोलिए, शाबाश। हाँ हाँ बोलने की कोशिश करिए। नहीं नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे, तो आपने क्या बोला? तेज हो गया, तेज 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 बोलिए। हाँ बोलिए, कुछ सब बोलिए। हाँ जो जैसे हिंदू धर्म के ज्यादा लोग हैं, हाँ उन्हें ज्यादा मतलब की मिलती थी हर चीज की, जैसे उन्हें जो भी चीज की जरूरत होती थी हर चीज मिलती थी। और जो जैसे मुसलमान है तो वो कम है, उन्हें इतनी जरूरतें मिलती ही नहीं थी। जो जरूरत उनकी फंडामेंटल राइट्स जो होते थे ना, वो उन्हें मिलते ही नहीं थे। हाँ। अच्छा, एक नहीं नहीं, ये तो अलग अलग धर्म की मत कर। इंडिविजुअल जैसे हिंदू धर्म है या मुसलमान धर्म है, तो एक धर्म, एक ही धर्म के लोग हैं, लेकिन उसी धर्म के लोग एक दूसरे का शोषण करते हैं नहीं करते? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण इसका बोल दिया, तो ब्राह्मण बोल दिया। ब्राह्मण में नहीं, हर जगह होता है ये। क्या लगता है हमको? क्या लगता है? गांव साइड में जो छुआछूत बहुत नहीं, वो धार्मिक नहीं होता, वो कुरीतियां हैं। क्या? वो धर्म के नाम पे भी होता है ना? ये धर्म के, देखो कहीं न कहीं किसी कारण से तो आई है ना, छुआछूत वाली भावनाएं आती हैं, तो ये किसी कारण से आई है। ये धार्मिक मान्यताएं तो ऐसी लोगों ने पैदा किया है ना मन में, तभी तो इतना खतरनाक हो गया कि छुआछूत करने लगा लोग। ये मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के मन में डाला गया ना किताबों के माध्यम से। कैसे डाला गया? सालों तक आप उसी चीज को पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे, तो एक आदमी हिंद समझने लगेगा। वो कहेगा मैं तो बड़ा हूँ। ब्राह्मणों के अंदर जैसे नॉर्मली देखने को मिलता है, उनके अंदर ईगो रहता है, अच्छा मैं तो ब्राह्मण हूँ, सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ। ऐसी बीमारी है उनके अंदर, नहीं है या नहीं है बताइए? भारत में ये बीमारी देखने को मिलती होगी, सब में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में है। उसको अलग ही ऐसे चलेगा,
उसको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हूं, उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली एक बीमारी है या नहीं है? उसको ऐसा लगता है और दूसरों को कमजोर समझने की कोशिश करता है। सब नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। जो समझदार है वो तो जानता है कि हम इंसान हैं। ब्राह्मण बोलने से थोड़ी ना ब्राह्मण हो जाएगा, है ना। वो तो जिसके अंदर बीमारी होती है ना सामाजिक धार्मिक रूप से, वो उसको लगता है। और जो वैसे रहता है नॉर्मल इंसान की तरह देखेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको एक ही बराबरी मानता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा धर्म मानता है, कौन सी जाति है, क्या है, वो एक इंसान के रूप में मानता है। तो ठीक है, अब समाज के बारे में पता चल गया कि समाज कैसा था। वैदिक टाइम पीरियड में कैसा समाज था? वर्ण व्यवस्था से चलता था। बुद्ध के टाइम पे क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था को नकार दिया और बिना वर्ण व्यवस्था के भी समाज चलता था। महिलाओं भी भिक्षुणी बनने लगी थी, समझ गए? तो समाज का स्ट्रक्चर बदला नहीं बदला? कर्म कांड करने वाली व्यवस्थाएं भी लोगों ने भंग कर दिया, क्योंकि बुद्ध के टाइम पर कई लोग ऐसे थे, एक समाज ऐसा था कर्म कांड करता था जो वेदों को मानने वाला था, दूसरा समाज महावीर वाला हो गया और एक तीसरा समाज किसका हो गया? बुद्ध वाला हो गया। तो तीनों समाज तीन प्रकार से जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहा है? कितना? और एक और समाज था, कौन सा समाज? खाओ पियो मौज करो। क्या वो कौन था? नाम बताया उसका? चारवाक। यानी चारवाक वाले फॉलोअर भी थे, वो किसी को नहीं मानते थे। यानी कि अलग अलग प्रकार का समाज हमारे एंशिएंट टाइम में था। हम यही पढ़ेंगे ना कि समाज ऐसा था। वे उस टाइम पे भी नास्तिक हुआ करते थे, बुद्ध के फॉलोअर होते थे, जैन के फॉलोअर होते थे, अलग अलग तरीके से अपना सामाजिक जीवन जीते थे। कोई कर्मकांड करता था तो कोई बुद्ध के हिसाब से जीवन जीता था, समझ गए? तो यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? स्टेट, सोसाइटी, स्टेट, समाज और धर्म। तो आप समझ रहे हैं? इसका मतलब जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक क्लियर होता जा रहा है आपको? हम उसी के अकॉर्डिंगली बातें कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारी डिस्कशन चल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली है। अब धर्म पे चलो, आप लोगों से पूछूंगा कि धर्म, प्राचीन काल में धर्म कैसा था, बताइए। अगर आपसे पूछा जाए जवाब तो आप क्या बताओगे? क्या था बताइए? प्राचीन काल में धर्म कैसा था? प्राचीन काल के धर्म पे अगर आपको क्वेश्चन का आंसर लिखवा बोला जाए तो क्या लिखोगे आप? बताइए क्या था प्राचीन काल में? धर्म क्या था? अरे जो बोल रहा हूं वही तो है, अलग अलग धर्म है हमारे प्राचीन काल में। बुद्ध के टाइम देखो, एंशिएंट टाइम, अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो कोई धर्म नहीं था। लोगों तो ऐसे आग से डरता है, बिजली की कौंधा से डरता था, उस टाइप का था ना। उनकी थोड़ा बहुत हो सकता है पूजा पाठ करते थे या नहीं करते थे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पूजा पाठ का थोड़ा सा वहां पर चीज देखने को मिलती है। किसमें? पशुपति महाराज की सिंधु घाटी सभ्यता में, और उसके बाद वेदों में दिखती है। तो वेदों में कर्मकांड आ गया, तो उसके बाद में वर्ण व्यवस्था थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई। उसके बाद में क्या होता है? बुद्ध का जन्म होता है। बुद्ध ने एक अलग प्रकार का समाज बना दिया, अलग प्रकार का धर्म बना दिया। तो ये सारी बातें तो लिखनी होगी इसमें, मैं जो पूछ रहा हूं ना आपसे, तो यही बातें लिख दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि धर्म क्या था, है ना। और उसमें बोल दोगे कि धर्म को सम्राट अशोक ने क्या किया? पक्षधर भी किया। कि कई राजा ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदू धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म का भी पक्ष किया। कई राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने किसका पक्ष किया? जैन धर्म का पक्ष किया। समझ गए ना? तो ऐसे दो चार बातें लिख दोगे तो इससे क्या पता चल जाएगा? धर्म की रूपरेखा पता चल जाएगी। समझ गए? ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना हमारा धर्म क्या था एक्चुअली में, समझ गए? तो वो तो अब याद करना पड़ेगा ना वो सारी चीजें तो अंदर से क्या। अब देखिए, चलिए अब दूसरा पढ़ेंगे, सोर्सेस कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म तो यानी कि वही आ जाएगा हमारा वो जो पुराना हम देख रहे हैं। अब दूसरा सोर्सेस ऑफ धर्म, धर्मों के बारे में जो जानकारी मिलती है कहां कहां से मिलती है? धर्म कितने हैं हमारे प्राचीन काल में? कितने धर्म थे? भारत की बात कर रहे हैं, दुनिया की नहीं बात कर रहे हैं। कितने धर्म थे भारत में प्राचीन काल में? नाम बताइए उनका। कौन कौन से?
हाँ, जैन, बौद्ध और वेद। वैदिक सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता ही बोलेंगे ना उसको हम उसका तो, इनका तो प्रॉपर नाम है, जैन धर्म बोल दिया, एक का नाम है बौद्ध धर्म है, ये तो नाम धर्म बोल दिया। अब इसमें क्या होता है, एक नहीं समझ में आता है क्योंकि इसकी किताबें बहुत है, तो इसको वैदिक धर्म बोले, ब्राह्मण धर्म बोले, उपनिषद धर्म बोले, कुछ समझ में नहीं आता, तो इसको कहना बड़ा मुश्किल होता है कि इसको क्या कहा जाए। समझ गए आप? तो हम इसको वैदिक धर्म ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कई लोग उसको, आप वर्तमान में आप क्या बोलने लगे? सनातन बोलते हैं उसको। आप क्या बोलते हैं? वर्तमान में हम सनातन बोलने लगे हैं, बोलते हैं, है ना। तो उस टाइम पर वैदिक कल्चर बोलते हैं उसको। तो यानी कि हमारे पास 3 थे, और इसके अलावा और भी कुछ था या नहीं था? दूसरा धर्म नहीं था। एक नास्तिक धर्म भी था। क्या था? खाओ पियो मौज करो। वो धर्म नहीं था, इसको धर्म नहीं कहेंगे, एक समाज था। क्या था वो? देखो, वैदिक कल्चर मानने वाले भी लोग थे, बौद्धवाद को मानने वाले भी लोग थे, और कौन थे? जैन धर्म को मानने वाले भी लोग थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे खाओ पियो मौज करो, हमें किसी लेना देना नहीं है, वो किसी को नहीं मानते थे। तो यानी ऐसा समाज उस समय पर रहता था। तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमको? इस 4 प्रकार की जानकारी कहां से मिलती है? रिसोर्सेस हैं। वैदिक कल्चर की जानकारी कहां से मिलती है? वेदों से, पुराणों से, ब्राह्मण ग्रंथ से, मनुस्मृति से। किससे? पुराणों से। समझ गए आप? और बुद्धि की जानकारी कहां से मिलती है? जातक कथाओं से। त्रिपिटक कथाएं, त्रिपिटक नाम सुने? त्रिपिटक के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान किसका भरा पड़ा है? बुद्ध का ज्ञान भरा पड़ा है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ऐसी अलग अलग जगह से इनकी जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में ये वाले धर्म थे, बौद्ध धर्म भी था, महावीर के ग्रंथ भी ऐसे मिलते हैं, उनकी किताबें हैं, उन किताबों से हमें उसकी जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया आपका? ऐसी चारवाक है, उसकी भी किताबें मिलती हैं, तो वहां से भी पता, सोर्स पता चल जाता है कि उन किताबों में ये क्लैरिफाई करता है। बुद्ध की किताबें भी बोलती हैं कि उस टाइम पर चारवाक था, क्योंकि बुद्धों की किताबों में तो बातचीत हुई है ना, लोगों उस टाइम के जो लोग हुआ करते उन्होंने भी मेंशन किया है चारवाक के बारे में, उसके वेदों में भी अंदर जानकारी मिलती है, क्योंकि क्रिटिसाइजर भी तो थे ना उस टाइम पर, उसकी आलोचना करने वाले लोग। तो यानी कि उन किताबों से हमें ये जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया आपको? तो सोर्सेज ऑफ धर्म क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, नीति। एक नया पॉइंट हमारे पास है, नीति। नीति क्या होती है? क्रूशियल, नीति इज द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन गवर्नेंस एम्फसाइजिंग द मॉरल एंड द एथिकल प्रिंसिपल। नीति क्या होती है? मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल। मॉरल क्या होता है? सदाचार, सम्मान करना किसी का। जो आज हम कॉलेज में आप बैठे हैं तो आप शांति से बैठे हैं, टीचर का सम्मान कर रहे हैं, आपस में लड़ नहीं रहे, झूठ भी नहीं बोलेंगे, झूठ बोल दिया पकड़ा गया तो क्या बोलेगा? नैतिक नहीं है, बोलेंगे ना। तो नैतिक क्या है? ये हमें धर्म के द्वारा दिए गए गुण हैं। समझ गए? धर्म के द्वारा दिए गए गुण है। तो अब नीति उनसे मिलकर के बनी है नीति। क्या बनी है? धर्मों के जो ज्ञान है ना, धर्म का ज्ञान है, उसी से धीरे धीरे लोगों का माइंड विकसित हुआ, तो क्या बनने लगी? अब नीति। अब नीति मतलब हो गया सब जनता को कंट्रोल करने के लिए। अगर वो उसके हिसाब से नहीं चलेगा तो नीति के अंदर दंड व्यवस्था भी रहती है। क्या रहता है? कि अगर आप नीति के हिसाब से नहीं चलोगे तो क्या हो जाएगा? आपको पनिश कर दिया जाएगा। और पनिश कौन करेगा? या तो समाज कर देगा, समझ गए? समाज कर देगा, सरकार कर देगी, राजा, सरकार मतलब गवर्नमेंट कर देगी। आज किस टाइम पे सरकार है? उस टाइम पर वो था राजा, सम्राट अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, छोटे छोटे और भी छोटे राजा हुआ करते होंगे। तो जो नीति का उल्लंघन करेगा उसको सजा मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? तो नीति मतलब क्या हो गया हमारा? इथिकल प्रिंसिपल, नैतिक बनाने वाले गुण। जैसे झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलोगे तो उसका पनिशमेंट मिलेगा, है ना। और नीति के नैतिक चीजों में कौन कौन सी चीजें आती हैं? बताइए, कौन कौन सी चीज आती है नैतिक में? आप बताइए कौन कौन सी आती है नैतिक में? क्या क्या चीज आती है? आप बताइए। नहीं समझ में आ रहा है?
हाँ, नैतिकता किसे कहते हैं? चलो, नैतिकता होता क्या है? अपनी भाषा में बोलिए। नैतिकता मतलब होता है कि जो अपने समाज को एक बेहतर बनाने के लिए कोई किसी को चोट ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी का अपमान ना हो, किसी को दुख ना हो, ऐसे कार्य करने की व्यवस्था को क्या बोलेंगे हम? नैतिक बोलेंगे। आपके एक्शन के द्वारा किसी दूसरे को दुख हो जाएगा तो वो नैतिक थोड़ी ना हो गया। आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया, किसी को झूठ बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? सामने वाला दुखी होगा नहीं होगा? तो क्या हो गया? अनैतिक हो गया। तो नैतिक और अनैतिक समझ गए ना कि नैतिक क्या होता है और अनैतिक क्या होता है। तो बुद्ध ने कौन सा ज्ञान दिया? नैतिक ज्ञान दिया है। दिया कि नहीं दिया? महावीर ने भी नैतिक ज्ञान दिया। झूठ मत बोलो, पाप मत करो, शराब मत पियो, है ना, किसी अहिंसा मत करो। तो ये सबका सारे गुण क्या है? ये नैतिकता है। तो हम मॉरल बोल रहे हैं, मॉरल और नैतिक प्रिंसिपल हैं। नीति क्या है? मॉरल और नैतिक से मिलकर के एक इन दोनों का पूरा नियम कानून है इसका, उसको बोला गया नीति। क्या बोला गया? नीति। समझ में आया? और नीति का इस्तेमाल कौन करते थे? राजा करते थे, सम्राट अशोक करता था, है ना। जितने भी राजा हुए थे एंशिएंट टाइम पर, है ना, वो सब क्या? अब नीति कहां से आई हमारे पास? धर्मों का ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? धर्मों का ज्ञान। उसी ज्ञान का इस्तेमाल किन्होंने किया? राजाओं ने किया। किसने किया? राजाओं ने किया। अब नीति को पालन करवाना था ताकि वो राज्य को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। समझ गए? तो नीति क्लियर हो गई आपको कि नीति क्या है? चलिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ, कहां से ये पेज गलत हो गया लग रहा है, नहीं, कॉन्सेप्ट, हाँ सही है। हाँ, अब उस टाइम पर जब नीति को चलाने के लिए क्या चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? प्रशासन। भारत सरकार कोई नीति बनाती है आज वर्तमान में, तो क्या होता है? उसको लागू कराने के लिए क्या चाहिए? क्या है हमारे पास आज वर्तमान में? क्या क्या चीज है? उसको लागू कराने के लिए कैसे लागू कराता है? उस टाइम पर राजा सम्राट अशोक कैसे अपनी नीतियों को लागू कराता होगा? प्रशासन के द्वारा। क्या होता है? नीतियों को लागू कराने के लिए क्या चाहिए? प्रशासन चाहिए। आज वर्तमान में है ना प्रशासन। प्रशासन में कौन कौन होते हैं? सिपाही, कर्मचारी, मास्टर, टीचर, बाबू, अफसर, अधिकारी, मंत्री, मिनिस्टर और लास्ट में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। समझ गए? तो ये सारी चीजों से मिलकर के क्या बनता है? हमारा टोटल एक प्रशासन बनता है। समझ गए? इसमें कलेक्टर आता है, एसडीएम आता है, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सब कुछ आता है ना इसके अंदर। तो इस तरीके का व्यवस्था जो आज चल रही है, इस तरह की व्यवस्था सम्राट अशोक एंशिएंट टाइम में भी थी। समझ गए? लेकिन थोड़ा अलग थी। समझ गए ना? लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का कोई सिस्टम होगा तभी तो इतने बड़े एम्पायर को संभाल पाएगा राजा, राज्य को, नहीं तो राज्य संभाल ही नहीं पाओगे आप। तो यानी कि नीति को इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या चाहिए? प्रशासन। क्लियर हो गया? चलिए, टू इंश्योर द impartial administration of Dand, ancient Indian scribes established the robust judicial system. The king would appoint wise and knowledge-able judge who would interpret Dhamma and disperse justice and accordingly. अब देखो, आप अंदर आप पढ़ेंगे, अभी तुम्हें जजमेंट क्या दिखा रहा हूं, एक आउटलाइन बता रहा हूं आपको। क्या कर रहा हूं? आउटलाइन बता रहा हूं। आप पढ़ेंगे तो सारा मिल जाएगा आपको अंदर, ठीक है? नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो उस टाइम पे एक एडमिनिस्ट्रेशन भी था हमारे पास। तो अब दंड कहां से मिलता है? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। आज कोई हमारी गलती करे, नीति के हिसाब से कानून का उल्लंघन करे, आज हम उसको नीति नहीं बोलते, कानून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कानून का उल्लंघन करता है तो क्या होता है? उसको सजा मिलती है, दंड मिलता है। तो उस टाइम प्राचीन काल में भी तो दंड मिलता होगा। दंड कौन देता है? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए? तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नीतियां फॉलो होती हैं, नीतियां पहुंचती हैं और उसी के द्वारा दंड मिलता है। समझ गए? तो सबके दंड देने वाले अधिकारी अलग हैं, नीतियों को लागू करने वाले अधिकारी अलग हैं। जैसे दंड मजिस्ट्रेट देता है
और जो अफसर होते हैं दूसरे, जैसे कलेक्टर हुआ, ये क्या नीतियां बनाते हैं, समझ गए। नीतियों को, जैसे बच्चों को पढ़ाने का काम एक अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, प्रोटेक्शन देने का काम पुलिस का काम होता है, समझ गए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, हेल्थ का ध्यान रखना बीमारियों को तो हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। तो ऐसे सब तरह के डिपार्टमेंट होते हैं जिसको सारा टोटल हम प्रशासन कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे राष्ट्र। देखिए हमने क्या बोला, स्टेट। अभी तक क्या पढ़ा था, स्टेट पढ़ा था, याद है। प्राचीन काल से मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, लाखों साल पहले स्टेट नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में थोड़ा सा पुट दिखाई देता है कि कहीं ना कोई ऐसा व्यवस्था थी। अब बोलते हैं राष्ट्र। आज क्या बोला, आज वर्तमान में क्या बोला जाता है, राष्ट्र बोला जाता है। भाई राष्ट्रभक्त बनो, क्या बोलते हैं, देशभक्त बनो। देशभक्त मतलब राष्ट्रभक्त। देश और राष्ट्र में कोई फर्क होता है क्या, क्या फर्क होता है। देश में और राष्ट्र वही है कि भावना तो वही है ना। राष्ट्र का मतलब होता है कि हमारा उससे लगाव होता है। क्या होता है कि ये वाला एरिया मेरा है, मैं रहता कहाँ हूँ, दिल्ली में, लेकिन मुझे प्यार किससे है, केरल से भी है। किससे है, केरल को भी बोलता हूँ मेरा ही है, ये मेरा है, इधर कोई आना नहीं है। क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ ना, लेकिन मुझे उससे अटैचमेंट क्यों हो गया है। इसी को, इस भावना को क्या बोला जाता है, राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रवाद की भावना बोलते हैं ना, राष्ट्रवादी भावना। राष्ट्रवादी भावना होना चाहिए, जबकि मुझे तो अपनी दिल्ली से प्यार होना चाहिए, मुझे केरल से क्या लेने देना। क्योंकि हमारे देश के लोगों को ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि आपकी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक, ये सब आपका एरिया है। क्या, ये पूरा एरिया आपका है, समझ गए। वो नक्शाबंद पढ़ाया जाता है ना, नक्शा, इंडिया का नक्शा। तो वो नक्शा क्यों सिखाया जाता है आपको बचपन से, ताकि आप उस बाउंड्री में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं उस सारी जगह से आप प्यार करें। क्या करें, प्रेम करें। अगर उसको कहीं चोट पहुंचेगी तो आपको चोट पहुंच जाएगी। क्या हो जाएगी, समझ गए आप। तो ये वाली भावनाएं ये देशभक्ति के लिए डाली जाती हैं, और ये ताकि इससे राष्ट्र की संकल्पना हमारी पूरी होती है। क्लियर हो गया। अब ये तो आज की बात है, ये कब की बात है, ये तो अब की बात है। अब हम बात कर रहे हैं क्या, एंशिएंट टाइम पर क्या था। क्या था एंशिएंट टाइम पर, राष्ट्र था या नहीं था। कैसे मान सकते हो कि नहीं था बताइए। और कब से, कब नहीं था। राज्य के तो बारे में पता चल गया, और राष्ट्र के बारे में बात बोलेंगे तो राष्ट्र था या नहीं था प्राचीन काल में। आप लोग कहां जाते हैं, इसको क्लोज करिए एक सेकंड, ये सब डिस्टर्ब बहुत करते हैं।